इस कहानी की स्टार्टिंग एक बच्ची से होती है। ये बच्ची एक फार्म में खेल रही होती है। उसके करीब ही उसका बाप काम कर रहा होता है। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि ये जिस दुनिया में रहते हैं उस वर्ल्ड का ज्यादातर हिस्सा डीमंस ने कब्जे में कर रखा है। इस बच्ची के भी बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। वो कहती है मैं भी बड़े होकर हीरो बनूंगी और इंसानों को बचाऊंगी। उसका बाप कहता है तुझे चड्डी फरवाने की इतनी क्या चलती है। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि एक बग्गी में बैठे होते हैं। ये लोग आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता इन बेचारों की लगने वाली है। ये लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर ही रहे होते हैं कि दो डीमंस अटैक कर देते हैं। ये डीमंस बग्गी वाले को ही लेके उड़ जाते हैं। इससे हीरोज को खतरे का एहसास हो जाता है। ये लोग बग्गी से जल्दी से निकलते हैं और फाइट स्टार्ट कर देते हैं। असल में इन लोग का मकसद एक टावर होता है जिसमें एक क्लीवेटस रहता है। तो ये लोग जल्दी से उस टावर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन क्लीवेटस भाई साहब भी इनका वेट कर रहे होते हैं। क्लीवेटस कहता है आन दो बेटा, मैं सबकी चड्डी फाड़ूंगा। हीरोज डीमन से फाइट करते करते टावर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये लोग जल्द ही टावर के पास पहुंच जाते हैं। क्लीवेटस भाई साहब भी रेडी होते हैं। ये फालतू की बिजली इधर उधर फेंकता है जिससे काफी सारी चट्टानें टूट जाती हैं। इससे हीरोज की भी फट जाती है। इससे हीरोज को क्लीवेटस की पावर का पता चल जाता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटते बिकॉज ये लोग हीरोज हैं। नेक्स्ट ये हीरोज क्लीवेटस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे क्लीवेटस उनके लीडर को ही मार देता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि हीरोज को कुछ समझ में ही नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता क्लीवेटस सभी हीरोज को मार देता है। क्लीवेटस दिल में सोचता होगा बेटा कहा था ना चड्डी फाड़ूंगा। तुम लोगों ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। ये इन लोग को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। ये लोग बहुत ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात वही हो जाती है जिसका डंडा उसकी भैंस। एलिशिया यहाँ पर सभी को बताती भी है अपनी परछाइयों से बच कर रहो, ये परछाइयों से अटैक कर रहा है। बट इतनी जल्दी कोई भी समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग थोड़े ही टाइम में मर जाते हैं। लेकिन एलिशिया कूदती हुई उसके करीब पहुंच जाती है और अटैक कर देती है। इधर क्लीवेटस सोच रहा होता है पिछले 1000 साल से ये लोग अटैक कर रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग इतने ज्यादा ताकतवर हो गए कि यहाँ तक पहुँच आए। मुझे कुछ करना होगा वरना मेरा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। एलिशिया बहुत ही तेजी से उसके करीब पहुंचकर उस पर अटैक करती है और उससे उसके सींग पर सिर्फ एक ही खुरोंच आती है, लेकिन डीमन अपना अटैक करके एलिशिया को भी बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। इसके बाद क्लीवेटस उस राज्य पर हमला कर देता है जहाँ से हीरोज आए होते हैं। वहाँ पर एकदम धांसू एंट्री मारने के बाद वो कहता है वो हीरोज जिन्होंने मेरी जमीन पर थापा बोला था, कहते हैं उन्हें हाइडन के राजा ने चुना था। मैं अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को साफ कर दूंगा। इतना कहकर वो अटैक कर देता है। वो लोग हर तरह की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा होता। वो कीड़ों की तरह सोल्जर्स को मार रहा होता है। वो बड़ी ही तेजी से शाही महल की तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ पर राजा मौजूद होता है। आर्मी उस पर बहुत ज्यादा अटैक कर रही होती है, लेकिन उन अटैक्स का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा होता। वो खिलौनों की तरह इन लोग को मार रहा होता है। यहाँ क्लीवेटस घरों से ऊपर होता हुआ महल की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में बहुत से सिपाही उसे रोकने को ट्राई करते हैं, बट कुछ काम नहीं आता। क्लीवेटस उन सबको बड़ी आसानी से मारकर आगे बढ़ रहा होता है। महल की आर्मी उस पर बड़े बड़े गोलों से अटैक कर देती है, लेकिन उनका भी कोई फायदा नहीं होता। वो बड़ी आसानी से उन्हें भी तोड़ देता है। अगेन आर्मी एडवांस वेपन से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उन भालों को भी बड़ी आसानी से रोक लेता है। क्लीवेटस कहता है जैसा कि मैंने कहा कीड़ों की तरह कमजोर। वो ये इतना कहकर अटैक्स वाली जगह को ही तबाह कर देता है। अगले सीन में हमें एक सिपाही को दिखाया जाता है जो कि दरबार में भागता हुआ राजा के पास आता है और कहता है हमारी आर्मी उन्हें रोकने में नाकाम है, महाराज आपको यहाँ से भागना होगा। महाराज उठता है और कहता है अगर हमारी आर्मी उसे रोकने में नाकाम है तो मेरे भागने का भी कोई फायदा नहीं है। हमें शाही भट्टी को बचाना होगा। हाइडन की आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। वो ये इतना कहकर कहीं चला जाता है। इधर क्लीवेटस महल के एक टावर पर पहुंच जाता है। हाइडन की आर्मी और ज्यादा एडवांस वेपन्स लाती है। ये वेपन्स तीरों की तरह होते हैं, लेकिन उनकी नोक्स पर वही रेड मेटल होता है जो कि हीरोज के वेपन पर होता है। फिर आर्मी उन वेपन से अटैक कर देती है। इधर क्लीवेटस सोचता है आखिर उन हीरोज में क्या बात थी। तभी वो उन वेपन्स को पकड़ लेता है जो कि आर्मी की तरफ से उस पर अटैक किए जाते हैं। तभी वो सोचता है बात उन हीरोज में नहीं थी, बात उन वेपन्स में थी जो उनके पास थे। आर्मी अगला अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन वो उन्हीं वेपन्स से आर्मी की अटैक करने वाली जगह को ही तबाह कर देता है। यहाँ पर हमें राजा को दिखाया जाता है जो कि ऐसा लग रहा होता है जैसे वो 40 चोरों के खजाने की गुफा का दरवाजा खोल रहा होता है। अभी उस बेचारे ने दरवाजा खोला ही होता है कि उसे अपने पीछे से एक धमाके की आवाज आती है। उसे कुछ खतरे का एहसास होता है। फिर वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं
कि क्लीवेटस बहुत बड़ा होकर पूरे के पूरे महल को ही उठा लेता है। राजा ये देखकर शॉक हो जाता है। फिर क्लीवेटस आगे आता है और कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, बेवजह तकलीफ दी। फिर हाइडन का राजा कहता है, एक डीमन को ह्यूमन लैंग्वेज बोलने का कोई हक हासिल नहीं। क्लीवेटस कहता है, जबान संभाल के, वरना मैं पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को ही तबाह कर दूंगा। फिर वो कहता है, आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? हाइडन का राजा बस इतना कहता ही है कि ये एक डीमन कभी नहीं समझ पाएगा कि क्लीवेटस उसकी गर्दन ही उड़ा देता है। फिर क्लीवेटस वापस जा रहा होता है और सोच रहा होता है, मुझे एक ऐसी फौज बनानी होगी जो कि ह्यूमनाइड्स को तबाह कर दे। वो ये इतना सोच ही रहा होता है कि उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो देखता है कि एक बच्चा उसके करीब पड़ा है और रो रहा है। उस बच्चे की माँ क्लीवेटस को कहती है, इस बच्चे को बचाना होगा, प्लीज इस बच्चे को बचा लो। क्लीवेटस ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, इसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। लेकिन फिर भी उस बच्चे की माँ क्लीवेटस को कहती है कि इस बच्चे की जान बचा लो। लेकिन क्लीवेटस कहता है, ये इस राज्य का बच्चा है। लेकिन उसकी माँ कहती है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे नहीं मालूम होता कि वो कहाँ पैदा हो रहा है। लेकिन क्लीवेटस कहता है, ये बच्चा बड़ा होकर मेरी जमीन पर अटैक करेगा तो इस बच्चे का यहीं पर मरना ही बेटर है। लेकिन उस बच्चे की माँ कहती है, ये बच्चा बड़ा होकर अपनी किस्मत खुद लिखेगा। लेकिन क्लीवेटस जाने ही लगता है, तभी उसकी माँ मर जाती है। फिर क्लीवेटस उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन वो उस बच्चे को भी उठा लेता है। असल में वो उसे कोई दया नहीं दिखा रहा होता, बस ये उसकी क्यूरियोसिटी होती है कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। वो उस बच्चे को लेकर अपने ठिकाने पर आ जाता है, मींस वही टावर। नेक्स्ट हमें बताया जाता है कि एक्टिया के कॉन्टिनेंट में कुल 5 इंसानी नस्लें रहती हैं। पहली है डांस, ये सबसे ज्यादा तादाद में है और ये एग्रीकल्चर और टैक्टिक्स में सबसे बेहतर है। अगली नस्ल ऑर्किटेस की होती है, ये लोग जंगलों में रहते हैं। मेडिसिन और शिकार करने में इनका कोई मुकाबला नहीं होता। तीसरे स्लाइडेंस होते हैं जो कि समंदरों में रहते हैं। तैराकी और समुद्र के इल्म के मुकाबले में इनका कोई जवाब नहीं होता। चौथी नस्ल बैंटी की होती है, ये लोग जंगली होते हैं लेकिन बंजर जमीन पर रहते हैं। अकेले लड़ाई में इनका कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन ये लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। पांचवी और आखिरी नस्ल हाइडीनियंस की होती है, ये लोग सबसे पुरानी और मिस्टीरियस नस्ल होते हैं। मेटल को इस्तेमाल करने के मुकाबले में इनका कोई जवाब नहीं होता। ये 5 इंसानी नस्लें एक ही एक्टिया के कॉन्टिनेंट पर बसी होती हैं, लेकिन इनके परे भी एक बहुत बड़ी दुनिया होती है। लेकिन ये लोग उस दुनिया से नावाकिफ होते हैं क्योंकि उस दुनिया पर डार्क डीमन का कब्जा होता है। फिर हमें अगले सीन में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है जिसे कि 2 डीमन घेरे होते हैं। उन डीमंस के इरादे कोई साफ नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन क्लीवेटस आ जाता है। जैसे ही वो क्लीवेटस को देखते हैं, दुम दबाकर भाग निकलते हैं। क्लीवेटस कहता है, मैं इस बच्चे को ताकतवर तो बना सकता हूँ, लेकिन इसकी भूख नहीं मिटा सकता। फिर बच्चे को वो उठाता है और उसे एक कीड़ों से भरे हुए गड्ढे में फेंक देता है। फिर वो कहता है, ये कीड़े इंसानी मांस तो नहीं खाएंगे, लेकिन वो इसकी गंदगी जरूर साफ कर देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है क्लीवेटस उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसने हीरोज को मारा होता है। वो एलिशिया के पास जाता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिशिया जिंदा हो चुकी होती है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। क्लीवेटस कहता है, तो तुम उठ गई। एलिशिया क्लीवेटस को देखकर अटैक करने के लिए अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन तलवार वहाँ नहीं होती। क्लीवेटस कहता है, अपनी छाती दिखाओ। एलिशिया ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है, डार्क डीमन के क्लीवेटस को मेरी छाती क्यों देखनी है? लेकिन क्लीवेटस कोई जवाब नहीं देता। वो जादू के जरिए उस पर कंट्रोल करता है और बच्चे को उसकी तरफ बढ़ा देता है। फिर वो थोड़ी देर में हैरान होकर कहता है, दूध कहाँ है? एलिशिया कहती है, कैसे होगा दूध, मैं एक वर्जिन हूँ। इसके बाद एलिशिया सोचती है, ये एक इंसानी बच्चा इसके पास क्या कर रहा है? वो सोचती है कि ऐसा होना बहुत ही खराब बात है, मुझे कुछ करना होगा। वो कहती है, एक बच्चे को उसकी माँ ही दूध पिला सकती है, अगर माँ ना हो तो एक वेट नर्स पिलाती है, लेकिन वेट नर्स को पैसे देने होते हैं। क्लीवेटस कहता है, अगर पैसे ना हो तो? एलिशिया कहती है, तुम्हारे इलाके में बहुत से स्टोन हैं, एक वेट नर्स के लिए एक स्टोन ही काफी होगा। फिर वो कहती है, तुम्हारे ये रूप में बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तुम इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं एक वेट नर्स को ढूंढकर उसे ये दे दूंगी। लेकिन क्लीवेटस नहीं मानता। नेक्स्ट मोमेंट वो अपना फेस चेंज कर लेता है, फिर वो अपनी बॉडी भी चेंज कर लेता है। अब वो बिल्कुल उसी औरत की तरह लग रहा होता है जो कि उस बच्चे की रियल माँ होती है। एलिशिया कहती है, तुम अभी तक पूरे चेंज नहीं हुए, अपनी टेल्स देखो। क्लीवेटस अपनी टेल्स को भी शैडोज में छुपा लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिशिया उस बच्चे लूना को साफ कर रही होती है। क्लीवेटस उससे कह रहा होता है, क्या तुम इस बच्चे को सही तरीके से साफ कर पाई? फिर एलिशिया जब बच्चे को साफ करने बैठती है तो क्लीवेटस उसे कह रहा होता है, उस साइड थोड़ी सी जगह रह गई है, इस साइड थोड़ी सी जगह रह गई है। थोड़ी देर बाद क्लीवेटस कहता है, तुम्हें भी नहा लेना चाहिए और अपने आर्मर को धो लेना चाहिए, बिकॉज ये आर्मर बहुत ज्यादा गंदा है जो कि बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि घोड़े पर सवार होता है। वो हाइडीनियंस के कासिल की तरफ जाते हुए कहता है, क्या इतनी तबाही एक काले दानव ने मचाई है, लेकिन महाराज ने उस कहानी को सच करने का अभी फैसला क्यों किया? वो ये सब कहने के बाद ये कहता हुआ आगे बढ़ जाता है, क्या यहाँ कोई जिंदा है? अगर कोई जिंदा है तो जवाब दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और
एलिशिया क्लीवेटिस को कहती है, ये निशान तो सिर्फ शाही परिवार के लोगों को मिलता है। क्लीवेटिस कहता है, मुझे नहीं मालूम था कि ये शाही परिवार से है, लेकिन ये तो अच्छी बात है, तो फिर मैं इसे राजा जरूर बनाऊंगा और इसके पीछे रहकर इंसानों को काबू करूंगा। फिर क्लीवेटिस और एलिशिया शहर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ डाकू मिलते हैं। एक डाकू क्लीवेटिस पर अटैक कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। क्लीवेटिस जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। एलिशिया ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर एक और एलिशिया पर अटैक कर देता है। एलिशिया सोचती है, मैंने तो सोचा था मैं मर नहीं सकती है। मेरी वीडियोस को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे।